हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन दिया था कि ग्रेविटी क्या होती है, जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमारी अर्थ पर ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम यहाँ पर चल पाते हैं, और जिस भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो धीरे से वो ऊपर एक रीच पर पहुंचने के बाद, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो कहाँ आ जाता है, वापस से सरफेस पर आ जाता है। क्यों, इसका रीजन क्या है? तो सरफेस क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है उस ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मैग्नेट सारी मेटल्स को, जितने भी मेटल होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो चुंबक रहता है वो जितनी भी धातुओं को आकर्षित करता है, उसी तरीके से हमारी जो पृथ्वी की सतह है, सरफेस है, वो भी क्या करती है, सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और इसी आकर्षण के बल को ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण कहा गया है। ठीक है, आप अगर गुरुत्वाकर्षण का नाम भी देखोगे तो गुरुत्व आकर्षण, तो ये एक तरीके का क्या है, आकर्षण बल है। अब हम देखते हैं आज इसी का एक डेरिवेशन देखेंगे। नॉर्मल डेरिवेशन क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ क्या है गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन का, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। इंग्लिश में मैं पहले पढ़ देता हूँ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द नेचर attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सिंपली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स उसने बना रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, d। क्या मानी यहाँ पर हमने, दूरी कितनी है, वो d। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, यहाँ पर d हो गई। अब उसने क्या बोला है, फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब दोनों के मास का, देखो इसका मैं मास मान लेता हूँ कि क्या है, कैपिटल M, और इसका मास मैं मान लेता हूँ स्मॉल m। आया समझ में? इसका मास है क्या है, कैपिटल M है, और इसका मास स्मॉल m है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d है। अगर ऐसा है तो उसने दो चीजें बोली थी। पहली कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब दोनों का गुणनखंड। अगर हम हिंदी में बोले तो एक बार देख लो इसको भी, कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल आप देखोगे तो बल समानुपाती होता है किसके, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनखंड के। तो द्रव्यमान क्या है दोनों का, कैपिटल M और स्मॉल m, और इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, m। तो ये हो गया बल जो है वो समानुपाती है इसके। सेकंड उसने क्या बोला, जो बल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो d का स्क्वायर। ऐसा में सिंपली क्या बोला उसने, d का स्क्वायर इसमें लिखा हुआ है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आ गया समझ में? सिंपली अब एक को मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूं, इस वाले को मैंने दी 1 इक्वेशन, इसको दी मैंने इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं मिलाता हूं तो क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 के संयोजन से, हिंदी वाले मीडियम वाले ऐसा लिखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 के संयोजन से, इसी के नीचे लिखना है। संयोजन करेंगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m, अपॉन में क्या हो जाएगा, d स्क्वायर। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो पहले वाले में वो क्या था, अनुक्रमानुपाती था, दूसरे वाले में वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं तो f के अनुक्रमानुपाती और f के व्युत्क्रमानुपाती एक ही इक्वेशन में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो f इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर जब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है यहां पर। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो उसे हम स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक। अब स्थिरांक होता क्या है, स्थिरांक एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं की जा सकती, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेविटी का ही एक कांस्टेंट लगाया है, जिसे मैं कैपिटल G बोल रहा हूँ। कैपिटल G स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल M अपॉन में d स्क्वायर। आया समझ में? और यही क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। G क्या है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, G इज अ कांस्टेंट known as
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसा में जी क्या है, कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम बोलेंगे। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें सारी चीजों की मैं बात बता देता हूँ, सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले F जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। F की अगर आप बात करोगे तो F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। सेकेंड, यहाँ पर जो कैपिटल M है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं इन दोनों के मासेस हैं कैपिटल M और स्मॉल m। तो जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल M। अगर हम स्मॉल m की बात करते हैं तो स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, दूसरी वस्तु है, उसका मास जो है, उसका द्रव्यमान जो है, उसको कौन प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल m प्रदर्शित कर रहा है। d की अगर हम बात करते हैं तो d क्या है, वहां पर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को क्या बोला गया है, यहाँ पर d बोला गया है। ठीक है, इसलिए जो लॉ दिया था न्यूटन ने ग्रेविटेशन का, उसमें फर्स्ट में उसने बोला कि F जो है, बल जो है वो समानुपाती होगा उनके द्रव्यमान के गुणनखंड के। ठीक है, वहीं सेकंड में उसने बोला कि वो व्युत्क्रमानुपाती होगा उनकी दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के। इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी तरीके से जब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक में लिख देते हैं, m इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना पड़ता है और हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिस कांस्टेंट को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे आप हिंदी में लिख सकते हो g एक स्थिरांक है, स्थिरांक है जो 2 मिनट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं जो गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है, गुरुत्वीय स्थिरांक, स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हिंदी में वाले भी लिख लेना, जी एक स्थिरांक है जो कि गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है या फिर सर्वत्र गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है। एक ही बात है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलो या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलो। सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है। F की वैल्यू हमें पता है फोर्स है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M ऑब्जेक्ट का मास है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, स्मॉल m दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है, D क्या है, उनके बीच की दूरी है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका रियल प्रैक्टिकली क्या डेरिवेशन था वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, हम कैसे इसको रियल लाइफ में कनेक्ट करेंगे ये देखते हैं। तो मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये रहा एक ऑब्जेक्ट, और जो हमारी अर्थ सरफेस है, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का। उसी तरीके से इसके और इसके बीच में भी कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखो, हमारी जो अर्थ सरफेस है वो एक मैग्नेट की तरह है, और ये क्या कर रही है, जितने भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गई, हमारी अर्थ सरफेस। तो m जो होगा वो कैपिटल M क्या होगा, पूरी अर्थ की सरफेस का मास, मतलब हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल M। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैंने मान लिया कि ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है और इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, स्मॉल m इसका मास। तो इस मार्कर का जो मास होगा, इसका जो भी वजन होगा वो क्या होगा, द्रव्यमान होगा, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल m। इसको मैं जमीन की सतह से कितनी दूरी पर रख रहा हूं, मान लिया मैंने कि 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पर मैंने रखा है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और इसी बेस पर हम क्या करेंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे।
इसका न्यूमेरिकल मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। अभी आपको आई होप कि ये डेरिवेशन तो समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्रेविटी का यूनिवर्सल लॉ क्या होता है। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करते हैं। थैंक यू।